साबिक सरबरा ISI के जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब तशरीफ लाए आज ईरान से, और उनसे पूछेंगे ईरान में भी इस हवाले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और US के हवाले से क्या बातचीत हुई। हमारे साथ मौजूद है बहुत सीनियर एनालिस्ट और मकबूल जान साहब, आप लोगों का शुक्रिया। और मौजूद है सोशल हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड कॉलमिस्ट मारवी सरमद साहिबा। हमीद गुल साहब, तजिया कर दीजिए इस सिचुएशन का कि इंडिया के साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रोका जा रहा है कि इंटरफेयर ना करे अफगानिस्तान के मामलात में। पॉसिबल है ये पाकिस्तान के लिए? नहीं, पाकिस्तान तो जाहिर है अपने मफादात का दिफा करेगा और करना चाहिए। और वो लोग जो ताना देते हैं आज तक के स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ये एक ताना बना दिया था हमारे सब के लिए, फौज के लिए, उनको भी अब असर नौ अपनी फिक्र के ऊपर गौर करना होगा। दूसरी बात यह है कि ये तो स्ट्रेटेजिक पैक्ट उनके साथ मौजूद था, अब बरसरे आम पे आया, लेकिन दरपर्दा ये तो मौजूद था हमेशा से। जब इंडिया को ये लेट दिया गया और उनको एक स्पेस दिया गया अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर वहां इन्वेस्ट भी किए। तो ये जो चीजें आज वो कह रहे हैं कि एग्री करके हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो पहले ही कर रहे हैं। और इजराइल भी इसके अंदर खुफिया पार्टनर एक इजराइल भी है, और पाकिस्तान को वहां बैठ के और पाकिस्तान की पीठ के ऊपर खंजर चलाते रहे हैं। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कौन हिमायत कर रहा है, कौन? अब ये सारी स्टोरीज वाजे हो गई हैं जो हम पहले बात किया करते थे कि जनाब ये हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान और चीज हैं। तो बात यह है कि इंडिया जो ये उसने डेस्परेट कदम है उसका, वो जानता है कि अमेरिका का जहाज जहां डूब रहा है और अमेरिका इंडिया जो है वो इट इज स्टैंडेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख के जो बहते हुए धारे के मुखालिफ सिमत में इस वक्त इंडिया स्विम करने की कोशिश कर रहा है, इसमें वो कामयाब नहीं होगा। तो ये एक पूरी तारीख है 5000 साल। हमीद गुल साहब, आप अफगानी तालिबान को और पाकिस्तानी तालिबान को दो डिफरेंट एंटिटीज इस लिहाज से भी समझते हैं कि मुज़ाकरात अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो हमारा ताल्लुक होना चाहिए पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान के साथ नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, पाकिस्तानी तालिबान के साथ मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि अगर ये बिगड़े हुए बच्चे हमारे अगर दूसरे दुश्मन के गोद में जा बैठे हैं तो हमें इनको बाहर निकालना है, और वो तो मुज़ाकरात के जरिए से ही होगा। तो मैंने हमेशा इसकी हिमायत की। आज तो आपकी सारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने भी और हुकूमत ने भी इसकी बात की तायीद कर दिया कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात तो हमें करने हैं, ये अपने लोग हैं ना, चाहे बिगड़ गए हों, लेकिन दुश्मन के हाथ में क्यों गए? ये हमारी नाकामी और नादानी थी और इसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, मेन चीज जो है, जो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, इंडिया इसमें न सिर्फ अपनी उंगलियां जलाएगा बल्कि अपना मुंह भी जला बैठेगा। ये मेरे से आप लिखवा लें, वो अफगानिस्तान में इंडिया के लिए कोई स्पेस नहीं बन सकती। वहां एक पहाड़ है जिसका नाम है कोहे हिंदू कुश, और मेरा ख्याल है वो एक सिंबल है जिसकी वजह से पूरी तारीख शाहिद है कि इंडिया का अफगानिस्तान के रिश्ता जो है वो वही था जो महमूद गजनवी का सोमनाथ के साथ था, या शहाबुद्दीन गौरी का तरावड़ी जिसको पानीपत कहते हैं, और अहमद शाह अब्दाली का जो दिल्ली के साथ रिश्ता था। इसके अलावा और रिश्ता वहां कायम नहीं हो सकता। राइट। अच्छा हमीद गुल साहब, मेरे साथ रहेगा आपसे। एक तो मैंने ईरानियन फैक्टर पूछ रहे हैं, आप ईरान से भी होके आए हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए वहां से। मारवी सरमद साहिबा, आप क्यों नहीं एग्री करेंगी इस सोच से जो हमीद गुल साहब और बहुत से ऐसे लोगों की सोच है कि जब हर कोई मुज़ाकरात कर रहा है तालिबान के साथ, तो रियल पॉलिटिक्स के तराजुर में हमें भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। शायद फ्यूचर उन्हीं के हाथ में हो, तो पाकिस्तान को फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए, ना कि प्रो इंडियन अफगानिस्तान। जी मारवी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। इसमें एक तो आपकी अजम्पशन ये है कि शायद फ्यूचर जो है वो और अफगानी जो है इस बात पर रजामंद है कि तालिबान के हाथ में फ्यूचर चला जाए। इस अजम्पशन की क्या बुनियाद है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसको फॉलो, आप मतलब जहां पे आपका दिल चाहता है आप अमेरिका को फॉलो करते हैं, जहां पे आपका दिल चाहता है आप अमेरिका को गाली निकालते हैं। यही साहब थे ISI के, और ये जो हमारी जमात इस्लामी थी जो अब शोर मचा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। जब तक डॉलर इनके अंदर उंडेल रहा था अमेरिका, तब तक अमेरिका ठीक था। अब अमेरिका खराब हो गया है। हम लोग तो उस वक्त भी उस जिहाद के खिलाफ थे, हम तो आज भी इस किस्म की खुराफात के खिलाफ है।
अमेरिका को बात क्यों करनी पड़ रही है तालिबान के साथ, वो इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमने 10 साल तक उनको सैंक्चुरीज प्रोवाइड की हैं, हमने उनको महफूज मकामात प्लेट में रखकर दिए हैं, अपनी टेरिटरी को उनके हवाले कर दिया है। आज आप नॉर्थ वजीरिस्तान में स्टेट की कोई रिट नहीं है, साउथ वजीरिस्तान में भी नहीं है, आप पारा चिनार से आगे चले जाएं कोई रिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने प्लेट में रख के इनके हवाले अपनी सॉवरेंटी कर दी है। आपको सॉवरेंटी सिर्फ उसी वक्त याद आती है जहां पर आपके अपने मफादात पे जद पड़ती है। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपने इंसानों की तरह बिहेव किया होता, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा होता 2001 में, तो अब तक ये जंग जारी नहीं होती, अब तक ये जंग खत्म हो चुकी होती। कहां से फंड्स आ रहे हैं इन तालिबान को, कहां से असलहा फराहम किया जा रहा है, आपकी तालिबान को कहां से फंड्स आ रहे हैं? आपका क्या असम्पशन है कि कहां से आ रहे हैं? तो आवाज अगर थोड़ी महंगी बढ़ा दें, आवाज रकम आ रही है यहाँ पे, लेकिन फंड्स कहां से आ रहे हैं तालिबान को आपके नजदीक? ये बात विकीलीक्स के अंदर बहुत ही ओपन हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट से कहां से फंड्स आ रहे हैं तालिबान को और उनको कैसे कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। आप अभी विकीलीक्स खोल लीजिए और आपको विकीलीक्स कहां है? नहीं वो वैसे अगर आपको विकीलीक्स के बारे में नहीं मालूम तो जी। तो ये है कि मिडिल ईस्ट से भी फंड्स आ रहे हैं और पूरी इनकी एक पूरी एक्सटॉर्शन का बिजनेस है, आज वो हम उससे भी इसलिए हो गए साबिक DGI भी और बहुत से लोग भी, क्योंकि अमेरिका से पहले डॉलर्स उनकी जेबों में आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। लेकिन आप वो तो एक बात अलग है, उसका जवाब तो वो खुद देंगे जब देना होगा। लेकिन ये बताइए कि आप तालिबान को एक लिबरल एजेंडा है आपका होगा या दूसरे लोगों का कि जी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करना, अमेरिका तो खुद मुज़ाकरात कर रहा है उनसे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये आर्टिकल छपा हुआ है। अमेरिका को करने दे, अमेरिका की क्या स्टेक्स है यहाँ पे कामरान साहब? अमेरिका की कोई स्टेक्स नहीं है, हमारी स्टेक्स तो हमारी तो है ना। हमारी स्टेक्स इसलिए है कि हमारी और तालिबान, आप देखिए ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं, नहीं एक सेकेंड, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं, तालिबान के हुकूमत 1996 से 2001 तक रही, उसमें कौन सी स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपको हासिल थी? आपके कहने पे 8 जो एड वर्कर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए थे, अच्छा, आपके कहने पे पूरी दुनिया में जनसाइड हुई, आपके कहने पे वो तो रिहा किया इन्होंने। ये देखें जी, दलील नहीं है ना ये कि माजी में क्या होता रहा, अब क्या इस सूरत हाल इस वक्त हमें दरपेश है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, हालांकि मैं इसको दलील से साबित कर सकता हूं कि जो कुछ माजी में किया वो ठीक हुआ, और ये कि जी डॉलर जेबों में चले गए और ये किया, ये तो कोई दलील नहीं है, ये फजूल बातें हैं। मेरा ख्याल है कि साबित करें, आ जाए मेरे घर में आके देख लें ये साहिबा कि मैं किस तरीके से रहता हूं और कितने के मैंने डॉलर जमा कर लिए हैं, दुनिया जानती है। और या मकबूल साहब बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए। तो ये एक जाती इल्जामात लगा के और इस किस्म की बातें करना, दलील ये है कि अमेरिका को शिकस्त हो गई अफगानिस्तान में और अमेरिका अब ये हवाले करना चाहता है जिम्मेदारी भारत को। जो हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने चेन्नई में एक गुफ्तगू फरमाई थी कि ये सारा एशिया पैसिफिक रीजन जो है इंडिया संभाल ले। उसके बाद जो एक सेनेटर कर्क थे, उन्होंने हाल ही में ये कहा कि आप ये इंडिया के हवाले करो और वहां से आ जाओ। और हम जानते हैं कि इंडिया की मौजूदगी अफगानिस्तान में न सिर्फ हमारे लिए बहुत मोहलिक होगी, ईरान के लिए भी होगी और खुद अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया कोशिश करेगा कि वो शुमाली अफगानिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान को तकसीम करने की कोशिश करे। तो ये तीनों ममालिक जो खित्ते के हैं, जो बहुत अहम है, और बिलखसूस चाइना जो कि नेबर है अफगानिस्तान का, इन सब के लिए इंडिया की मौजूदगी वहां खतरनाक होगी। अच्छा हमीद गुल साहब, एक तो मैं ब्रेक पे जाऊंगा और ये साहब को भी मिलूंगा और बारी साहब मैं आपको वापस आऊंगा दोबारा, लेकिन मुझे जवाब देंगे हमीद गुल साहब। एक सवाल का जरूर जो छोड़े जा रहा हूं, उनके लिए मैं भी ईरान से होके आए कि ईरान तो खुद एलिजिडली या मुबैना तौर पे या कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है पाकिस्तान के साथ या खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को लेके, और अगर इंडिया का तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नॉर्दर्न अलायंस के लिए, तो क्या आप ये समझते हैं कि अब वो सब कुछ चेंज हो जाएगा और आज का ईरान जो है वो इंडिया के साथ नहीं, नॉर्दर्न अलायंस के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के परसेप्शन ऑफ अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा? इंडिया अगर आज मिल रहा है, निछावर हो रहा है करजाई साहब जो उनके ऊपर, और सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो रहे हैं, अमेरिका वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अगर सीक्रेटली मिल रहा है हक्कानी नेटवर्क से, तो फिर तालिबान क्या पाकिस्तान को भी उनसे मुज़ाकरात ओपनली शुरू कर देने चाहिए? और क्या तालिबान ही फ्यूचर है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान और यूएस को और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को लेकर? जनरल डॉक्टर हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, मारवी शर्मा साहब मौजूद है और या मकबूल जान साहब। और ये साहब एक तो ये बता दीजिए कि हमीद गुल साहब ने आपको रेफर कर दिया केस अपना, उन्होंने कहा ये डॉलर जो लिए, डॉलर का इतना इल्जाम लगता है जितने भी राइट विंग के लोग हैं, मैं जिहादी नहीं कहूंगा क्योंकि जिहादी कहना मुझे कोई लोगों ने जिहादी को गाली बनाया, मैं नहीं समझता उसको गाली, तो राइट विंग के लोग जो है, मैं समझता हूँ राइट विंग के लोगों को ये इल्जाम जो लगता है कि जी जहाद में शरीक हुए, डॉलर लिए अमेरिका के, आज डॉलर नहीं मिल रहे तो अमेरिका के खिलाफ हो गए। एक तो इसका भी आंसर कर दिया, दूसरा
एक चीज और है जो आपसे पूछूंगा, पहले इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पहली बात तो यह है कि बुनियादी तौर पर एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि जहां पर भी एक मुल्क के अंदर लोग रहते हैं, वहां अगर कोई ऑक्यूपेशन फोर्स आती है तो उनका बुनियादी फंडामेंटल राइट होता है उनके खिलाफ लड़ना, दुनिया में कहीं पर भी, खास रूस के खिलाफ, जहाद कह लें, फ्रीडम फाइटिंग कह लें, कहें, कुछ कहें, ठीक है। पैसे वो जहां से मर्जी लें। अगर सार्त्रे उठ के फ्रांस से अल्जायर जाता है और उनके साथ लड़ता है अपने मुल्क के खिलाफ, तो सार्त्रे हीरो है। अगर चिगवेरा बोलीविया से उठता है और जाके लड़ता है वहां जाके फाइडल कास्ट्रो के साथ ऑक्यूपेशन के खिलाफ, हीरो है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। वियतनाम के अंदर जब वॉर हो रही थी, एक फ्रांस का बंदा था, वो वहां से आकर, नोबेल था, वो वहां आके लड़ता रहा जनरल जैप के साथ, उसके साथ चिगवेरा आके वहां पर लड़ता रहा, अमेरिका के खिलाफ लड़ता था, देवर हीरो। तालिबान जहां से भी पैसा लें, किसी तरह भी पैसा लें, ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली बात, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अंग्रेजी फ्रेज है। नहीं, जो बंदा ऑक्यूपेशन में है, और दुनिया का, मेरा इस्लाम भी यही कहता है कि जिस बस्ती के अंदर लोग जालिम ऑक्यूपेशन खिलाफ हों, उसके खिलाफ आप मदद करें, बगैर इसके कि आप मुसलमान हों या ना हो। दूसरी बात यह है कि इंडिया दूसरी दफा हजीमत उठाने वाला है। इंडिया ने सबसे पहले रूस के अंदर नजीबुल्लाह गवर्नमेंट के साथ हुकूमत बनाई, उनके साथ उनको एड दी, सब कुछ किया, और जिस वक्त रूस वहां से जूते खा के निकला है, तो उस वक्त इंडिया का चेहरा देखने वाला था। आपको अंदाजा नहीं है कि ज़ियाउल हक को फोन उसने किया था कि आप क्या करना चाहते हैं। इस वक्त पाक इंडिया, अमेरिका वहां से जा रहा है, और अमेरिका की तारीख है, अमेरिका ने दुनिया में कहीं वॉर नहीं जीती। वियतनाम से जूते खा के निकला, फिलीपीन से जूते खा के निकला, चाइना में चांग का शेख से जूते खा के निकला, पूरे लैटिन अमेरिका। सवाल पूछ लो आपसे सर, अब मेरी अर्थ सुने। जी जी। उसके बाद सूरत हाल अब ये निकलने वाला है, अमेरिका यहां से निकलने वाला, रुकता नहीं है, इम्पॉसिबिलिटीज में से रुके हुए। तो इस वक्त इंडिया की $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। भद्र कुमार ने आर्टिकल लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में कुछ रोल अदा करें। आप और उसका भद्र कुमार उनका मेन, उनका मैं सवाल पूछ लूं, क्योंकि पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इसलिए उनको कोट कर रहा हूं। उनका आर्टिकल है मारवी साहब, वो कहते हैं कि जी ये तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिज्म, फिरकाबाजी को पाकिस्तान में राइज किया, उससे मिलती है, बढ़ावा मिलता है, उससे इंक्रीज हुई है वो। और फिर हमने इन रिटर्न जो है तालिबान को सपोर्ट किया, तो हमने फिर तालिबान से ये भी किया कि लश्करे जंगवी वगैरह बना के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर कश्मीर वगैरह में सब कुछ। पहली बात तो ये है, आप पूरे रीजन में देख लें कि हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है, श्रीलंका में तमिल्स को सपोर्ट किया, ठीक है, 30 साल श्रीलंका लड़ा, इतना छोटा सा मुल्क, और जूते मार मार के उन्होंने इंडिया को वहां से निकाला, मारा, उन्होंने तबाह बर्बाद किया, पूरे श्रीलंका को तबाह किया, उसके बाद वहां से निकाला। आज वो खुश हैं। पाकिस्तान के अंदर 2001 से पहले ना फिरकावारियत इस तरह की थी, ना इस तरह के मामलात थे, ना शिद्दत पसंदी थी, ना दहशतगर्दी थी। जामे हादसा का बेसिक वाकया हमने किया, उसके बाद सुसाइड बॉम्ब, पहला सुसाइड बॉम्ब पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले के बाद हुआ है, फर्स्ट सुसाइड बॉम्ब। ठीक है, हमने उसको, मसला सारा यह है कि हम जब मसला ये रिएक्शन था, आज भी एक ही हल है कि आज तालिबान को अगर फीड मिलती है, वो जो नौजवान वहां जाता है सिर्फ इस बुनियाद पे जाता है कि मैं अमेरिका के खिलाफ जंग कर लूं। आप अमेरिका से ठीक है। अच्छा, मारवी सरवर साहिबा, इससे पहले मैं हमीद गुल साहब पे आऊं, आपको क्या एतराज है अगर लेट सपोज जब सभी तालिबान से हाथ मिला रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अगर तालिबान वहां से इलेक्ट हो जाए, अफगानिस्तान से दोबारा इलेक्ट हो जाए, वहां के सेटल में वहां के 60% पख्तूनों को वोट दे दें, तो पाकिस्तान को उनके साथ फ्रेंडली स्टेट के तौर पर क्यों रोल अदा नहीं करना चाहिए? और आप क्यों ये बात लिखती है कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान में फिरका वारियत फैली? जी कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं ये, इन्होंने जो औरिया साहब हैं, इन्होंने कुछ बहुत ही मेरे ख्याल है जोशे खिताबत में शायद इनकी तारीख भी कुछ फेल हो जाती है। एक बात तो ये है कि जो ये एक पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ मैंने किया, इन्होंने उसमें भी ये इस चीज को रिपीट किया था कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए फ्रीडम फाइटर, इससे ज्यादा बड़ी बेहुदा बात हो ही नहीं सकती। ये कौन सा वहां पर ये वहां पर अमेरिका वहां के घर में रहता है। आप एक मिनट मेरी बात सुने। अब भाई मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात आराम से सुनिए, मेरी बात कंप्लीट कर लो, आप खामोश कीजिए और मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। ये वहां पर बंदूक के जोर पर आए थे और इन्होंने वहां के लोगों के कत्लेआम किया था, इन्होंने नॉन पख्तून कौमों का वहां पे कत्लेआम किया था, इन्होंने शियाज का कत्लेआम किया था, इन्होंने हजारास का कत्लेआम किया था। और यहां तक के ये मुझे ये बताइए कि जिस वक्त कुंदूज के अंदर कुंदूज का मुहासरा हुआ था 2001 में आफ्टर ऑक्यूपेशन, उस वक्त 9 नवंबर की गालिबन ये बात है,
इन्होंने अब वहां पर जो इनके साथी तालिबान थे उनको मारा था कि वो सोच रहे थे कि वो नॉर्दर्न अलायंस के आगे हथियार फेंक दें। 300 लोगों को तो इन्होंने उस वक्त मारा था, कई फांसियां इन्होंने दी थी। इनको सपोर्ट करने की पाकिस्तान के पास कोई एथिकल रीजन है ही नहीं। ये अच्छा, वो लोग हैं जिन्होंने औरतों को, एक सेकंड मेरी बात सुने, इन्होंने औरतों को मरने दिया, मैंने अपनी इसमें आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। इन्होंने औरतों को मारा, सरेआम मारा, इन्होंने मर्दों को मारा, दाढ़ी की खास लेंथ नहीं है तो उनको मार दो या उनको पीटा गया। इन्होंने ज़िबा किया लोगों को। कौन सी तारीख किस तरह है? और दूसरी बात ये, आपने शायद अफगानिस्तान नहीं देखा, हमने अफगानिस्तान देखा है भाई। आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पे होना चाहिए कुछ। द मोस्ट पीसफुल पीरियड था 5 साल। आप तो है ही जी, मुझे मालूम है कि आप किस लिए बॉर्डर पे रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, मैं वहां पर रहता था, मैं वहां डिप्टी कमिश्नर था उस इलाके के अंदर। मैं आपको बताऊं, यहां से लोग अपने इंसाफ के फैसले कोयटा से, चागी से, चमन से, पचीन से, तालिबान के पास जाया करते थे। कौन सा इंसाफ की बात आप कर रहे हैं? आप एक मिनट, आप कौन सा इंसाफ की बात कर रहे हैं? जहां पर ताजिक और उज़्बेक के ऊपर इतना जुल्म किया गया, हज़ारा अब आप दोनों रुक जाए। उन्होंने काटा। हमीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? दूसरी बात ये, नहीं आप एक सेकंड, कामरान साहब मेरी एक बात सुनिए। और ये इन्होंने एक तो फ्रीडम फाइटर का फार्स, बिल्कुल एक धोखाधड़ी है, कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। इन्होंने लश्कर झंगवी के वहां पर कैंप्स थे या नहीं थे, मुझे ये बताइए। नहीं। अच्छा, अब एक मिनट ठहर जाए, क्योंकि नहीं हमीद गुल साहब काफी सीनियर है और वो चीजों को समझते, मैं जरा उनकी तरफ जाना चाहूंगा। एक मालवी साहब, एक मिनट सिर्फ। हमीद गुल साहब, अगर ये परसेप्शन, हम तालिबान की डिफरेंट परसेप्शंस हैं, तो ये परसेप्शन में भी कुछ सच्चाई है जो मालवी साहिबा कह रही है कि जी शियों को मार दिया, हजारा वालों को मार दिया, लश्कर झंगवी बन गया, औरतों को मार दिया, इतना ब्रूटल रजीम रहा है तालिबान का। मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। मालवी साहिबा अफगानिस्तान को शायद इतना तो बिल्कुल ही समझती होंगी, कोई पता नहीं इनकी पैदाइश उस वक्त हुई होगी या नहीं, जब मैं अफगानिस्तान के अंदर एक किरदार अदा कर रहा था। और फिर अपनी रिटायरमेंट के बाद भी मैंने जाके वहाँ अमन की कोशिशें की, 3 मौकों के ऊपर मैंने उनमें सुलह भी करवाई। तालिबान जो थे वो एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था एक कौम का, और तालिबान को कोई मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। जहाँ जहाँ बाद में अहमद शाह मसूद ने मज़ाहमत की, वहाँ लड़ाई हुई या दोस्तम के लोगों ने की, तो फिर किला जंगी भी हुए। और किला जंगी तो किसी को याद नहीं रहता कि वहाँ किस कदर अहमियत, किस कदर जुल्म और किस कदर बर्बियत का इजहार किया गया। या दश्ते लैला भी किसी को याद नहीं होगा, कंटेनर में बंद करके उनको 1300 लोग को लेके जाए। सिर्फ यही याद रह जाता है कि तालिबान ने किया, लेकिन वो उसका अपने कौम का अंदरूनी मामला था, हमारा उससे क्या मतलब है। तालिबान को वेलकम किया लोगों ने। मैं काबुल में बैठा हुआ इनकी जो नमूदारी और उसके बाद इनकी जो एडवांस पेशरफ्त जो थी उसको पूरी तरीके से देख रहा था, और मैं चशमदीद गवाह हूं इन सारे वाकयात का। तो मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत है। अफगान कौम जो है आज भी तालिबान के साथ है, राइट। और हैं बीच में फिरके जो जाहिर है कि उन्होंने कुछ एक्सेसेस बहुत की, औरतों के मामले में उन्होंने की, उन्होंने शियों के साथ जो किया, तो लेकिन शियों के भी वहां पे हजारा जात में उनको बहुत मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और उन्होंने वो लड़ाई हो रही थी, जंग में फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा उनके सारे मामलात, लेकिन अफगान कौम का मिजाज, उसकी तारीख, उसके जरूरियात बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ हैं। इसलिए अगर हम अपने बहुत ही लिबरल मॉरल स्टैंडर्ड के ऊपर उनको जज करें तो मेरा ख्याल है ये गलत होगा, ये ज्यादती होगी। आप कह रहे हैं इंटरनल कल्चर है। हमीद गुल साहब, इंसानी स्टैंडर्ड पर तो जज करें ना भाई। ब्रेक से वापस आऊंगा, तो पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछना है कि आपको कभी ईरान से होके आए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से, मुझे ये जरूर बताइएगा कि ईरान जो है क्या अब वही ईरान है जो 90s में पाकिस्तान के साथ अलेजेडली प्रॉक्सी वॉर लड़ा था और इंडिया को सपोर्ट करता था, नॉर्दर्न अलायंस को भी सपोर्ट करता था, या ईरान अब चेंज हो चुका है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? पाकिस्तान का मुस्तकबिल और उससे जुड़ा पाकिस्तान का एक्सटर्नल मुहाज पे मुस्तकबिल, उसको हम डिस्कस करें। और ये साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने ब्रेक ली थी। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जहालत का इस कदर राज है। अब मारवी शर्मा साहबा से पूछने ये कितने दफा अफगानिस्तान गई हैं, इनको अफगानिस्तान के जोग्राफिया का पता क्या है, इनको ये पूछने, इनको फारसी आती है जो मेन ऊपर बोली जाती है, इनको पश्तो आती है, इनको अंदाजा है कि हजारा जात की ट्रेडिशनल फाइट क्या थी, इनको पता है कि पश्तूनों में सबसे बड़ा ट्राइब क्या है और कहां जाके वो खत्म होता है। यानी अमेरिकन के 4 अखबारों को उठा के और उसके ऊपर एनालिसिस बिल्टअप करना, मतलब ये है हमारा टोटल क्रक्स। मतलब यह है कि इन सारे लिबरल्स का मतलब यह है कि 1980 तक 88 तक ये लोग रूस के झंडे को उठाते थे और कहते रूस हार है और तब सब लोग गए, तुम्हारी दाढ़ियां शेव कर देंगे, ऐसी की तैसी। रूस मर गया, तबाह बर्बाद हो गया, इन्होंने अमेरिका के सामने हाथ बांधे और उसके सामने खड़े हो गए। अब अमेरिका जा रहा है,
एनजीओ की फंडिंग सारी साथ साथ निकल जाएगी। सारे यहां पर तबसरे कर रहे हैं, 80 लाख सैलाब में है। मुझे एक बताइए पाकिस्तान की कोई एनजीओ जो वहां जाके बैठी हो, सिर्फ रिलीजियस लोग वहां पर काम कर रहे हैं। मारवी शर्मा साहिबा, एक बात तो उन्होंने जितनी बातें की आप रिस्पॉन्ड भी कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपका सोर्स क्या है। जब अफगानिस्तान पे आप बात करती हैं तो वो कह रहे हैं मगरबी नशरियाती इदारे और उनकी रिपोर्ट्स पे आप बेस करते हैं तो तासुब नजर आता है। जी आपके आर्गुमेंट में ये और ये सब कह रहे हैं। मगरबी के अलावा हमारे मुल्क में और भी बहुत से जराए हैं। इनकी तो इन्हें तो अभी आपने भी ये फरमाया कि आपने भी कोई माइनॉरिटीज को कत्ल होते हुए नहीं देखा वहां पर, ये भी ये इसी किस्म की बात फरमा रहे हैं। तो डिनाइल में तो आप लोग हैं। ये जिस वक्त आप हमें अभी आप तारीख का हवाला दे रहे थे कि चीजें हुई हैं जंग में हो जाती हैं। जब जंग में हुई, मैं हमीदुल साहब की नहीं बात करी, कामरान साहब मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपने अभी शायद कुछ फरमाया था कि आपने माइनॉरिटीज को कत्ल होते हुए नहीं देखा। नहीं, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैंने ये कहा था कि हमीद गुल साहब से मैंने कहा जी आप सीनियर हैं, आपने अफगानिस्तान को देखा हुआ है, एक जंग लड़ी हुई है, एज अ कमांडर, एज अ जनरल, आईएसआई के आप डीजी थे। मैंने अफगानिस्तान को नहीं देखा हुआ, ये एक फैक्ट है, मेरी कम इल्मी समझ लीजिए, कच फहमी समझ लीजिए। मैंने तालिबान के दौर को अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ। मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूं जो बदकिस्मती से नहीं जा सके वहां। मैं तो ये कह रहा हूं, अहमकाना बात है। और ये मकबूल जान साहब ने नियाग्रा फॉल को विजिट किया है, लेकिन उनको पता है वो सबसे बड़ी फॉल मैंने किया हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं कर सकते। अजीब बेवकूफ दुनिया, अजीब बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं। आपको दुनिया में कभी कोई बंदा आसमान में बैठ कर नहीं बात करता। जिसने खाना काबा को विजिट नहीं किया हुआ वो ये नहीं कह सकता कि खाना काबा एक मुसलमानों का मरकज है। ये क्या फजूल बात है? ये कोई मसला नहीं है। दुनिया में दूसरी बात ये है, नहीं मैं आपकी बात नहीं करूंगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी फरमा रहे थे कि इन्होंने ये रशिया का हवाला दे रहे थे कि हम रशिया को सलाम करते थे और उसके बाद हमने अमेरिका के आगे हाथ बांध लिए। हाथ जिस वक्त हम रशिया को सलाम करते थे, शायद पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तब इन्होंने अमेरिका के आगे हाथ बांधे हुए थे। हमने नहीं बांधे थे, ऊपर से नीचे से हम अल्लाह के सामने हाथ बांधने वाले हैं। हम अल्लाह के सामने हाथ बांधने वाले हैं। ठूस रहा था अल्लाह के सामने। उस वक्त इनको अमेरिका अच्छा लगता था। उस वक्त तो आपको जब सियाफ को डॉलर मिल रहे थे तब तो अच्छा लगता था आपको। गुलबदीन हिकमत यार क्यों गया था वॉशिंगटन में? हम अल्लाह के सामने हाथ बांधने वाले हैं, की बात नहीं कर रहा। अल्लाह आपका अल्लाह व्हाइट हाउस था उस वक्त। माफी चाहती हूँ। तालिबान में अल्लाह के साथ नहीं गया वहां। और तब हम यही कहते थे, तब भी हम यही कहते थे चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, मगर वहां है जो निजाम उस तरफ न जाइयो उसको दूर से सलाम। ये आप लोगों की हालत थी। चीन आपका दोस्त है लेकिन उसके निजाम को सलाम दे, गाली दो ना। निजाम हम अमेरिका की बात करते हैं ना चीन की करते हैं। अब मैं अरे भाई जाने दीजिए, आप लोग तो खुद कहते हैं कि हम अमेरिका छोड़ जाएगा तो हम चाइना की तरफ काबा करके आप जाएंगे ना। हम तो हमारी क्या बात, मेरी बात करें आप जो चाइना के काबा मानते हैं। दूसरी बात यह कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी चीन को काबा मानते हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं मसला सारा यह है आपका आपके सारे एनजीओ टीवी में बैठे और जंग कर रहे हैं। 80 लाख लोग वहां मर रहे हैं। 80 लाख लोग से मर रहे हैं। कोई एक लिबरल एनजीओ पहुंची वहां पर? सारे मजहबी लोग पहुंचे हुए वहां पर। एक लिबरल एनजीओ। ये क्या जहालत हो रही है? ये जहालत आपकी बात है। आप सारे फंड खाते, आप एक औरत के ऊपर को जुल्म होता है, आप बैनर लेकर खड़ी हो जाती हैं। मतलब 50 लाख औरतें वहां भूख से मर रही हैं। कोई एक एनजीओ पहुंची? कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पहुंची? क्या किसी एनजीओ को नहीं रिप्रेजेंट करे भाई? आप किसको कर रहे हैं? ऑल लिबरल फोर्सेज। कौन सी एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं? कोई एक लिबरल फोर्स वहां पहुंची है वहां पर? मैं लिबरल फोर्स हूं। मैं तो पहुंची, आप गए वहां पर? आप बदीन में गए? आप बदीन में गए? आपको वही दाढ़ी वाले नजर आएंगे वहां पर। आपको वही नजर आएंगे जो अल्लाह से डरते हैं, वहां जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट। अच्छा अबे जाने दे, आप क्या बात कर रहे हैं? अबे जो अल्लाह से डरता है वो मदद करने आप ये बता दीजिए, आप ईरान से भी होके आए हैं। मैं तो अगेन इस बात पे करता हूं कि जिन चीजों को मैंने नहीं देखा वो उसको मैं उस तरह वसूख से रिपोर्ट नहीं कर सकता। जिन चीजों को देखा है उसके बारे में बात कर सकता हूं। लेकिन आप अभी ईरान से होके आए हैं तो वहां से आप मिल के आए लोगों से। ईरान का क्या मूड है? मतलब नॉर्दर्न अलायंस की हिस्ट्री आपको पता ही है और ईरान की सपोर्ट। जी देखिए, ये अभी मारवी साहब ने एक बात की, उनके नॉलेज का ये आलम है। कह रही है कि गुलबदीन हिकमत वॉशिंगटन गया। बिल्कुल नहीं। 1986 में कभी भी नहीं गया। इनका वफद गया था, यूनाइटेड नेशन ने बुलवाया था और हिकमत यार के लिए रिक्वेस्ट किया था रेगन ने कि वो व्हाइट हाउस में आए। उसने इनकार कर दिया था और उसकी बेटी ने 3 दफा हिकमत यार को टेलीफोन किया कि तुम मेरे बाप की इज्जत रखने के लिए कम से कम आ जाओ। वो नहीं गया, कभी भी वॉशिंगटन नहीं गया। उसकी बजाय यूनुस खालिद साहब को भेजा गया
जो यूनिस कॉलेज से आके वहां पे मिले रेगन के साथ, और ये अल्फाज सुनिए रेगन के हैं कि दीज आर द मॉरल इक्विवेलेंट्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। मुजाहिदीन के लिए एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा, फाउंडिंग फादर्स के मॉरल इक्विवेलेंट्स हैं। और उसके लिए हकानी साहब के लिए चार्ली विल्सन की किताब पढ़ लीजिए कि ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुडनेस, जिसके पीछे आज पड़े हुए हैं। जरा अपना मुतालिया मजीद वसी कीजिए। अभी आए ईरान की तरफ, तो मैं वहां गया था, एक फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, वहां 80 इस्लामी ममालिक के वफूद आए हुए थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई उन्होंने सबने, और मैं भी वहां पे था। तो इसका ताल्लुक कोई अफगानिस्तान के साथ नहीं था, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के बारे में बात की, क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं इस हवाले से। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से भी बातें हुई। देखिए, तारीख कभी मुंजमद नहीं रहती, जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने रवैयों को बदलती रहती हैं। जी। चुनाचे वहां पे एक बड़ी तब्दीली देखने में जो मैंने अंदाजा लगाया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके चलना चाहते हैं, कि उनको भारत से बहुत खतरा पैदा हो चुका हुआ है। भारत इजराइल का साथी है और उनके पास इसके शवाहिद मौजूद हैं कि भारत कितना करीब जा चुका हुआ इजराइल के, और उनका टकराव है इजराइल के साथ, सीधी सी बात है। दूसरा यह है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो तो उस धड़े का हिस्सा है जिसको अब शिकस्त हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, और करज़ई हुकूमत जो है उसकी तो अभी रवानगी का जारी है, वो रुक नहीं सकती किसी सूरत में भी। ये एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता समझ लीजिए, एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। तो अब मसला सिर्फ ये है कि क्या हम ईरान के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग। ये हमारे लिए भी चैलेंज है और ये उनके लिए भी चैलेंज है, और उसको वो बखूबी समझते हैं। राइट। मैं खुद ईरान में रहा हूं, मैं पोस्टेड रहा हूं ईरान में। और मुकुल जहां साहब, आप कुछ कहने लगे, मैंने ब्रेक ली लास्ट टाइम भी। मैंने बनाया था ईरान की सूरत हाल यह है कि ईरान में मैं खुद रहा हूं। ईरान में उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था तालिबान के मुकाबले में, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि ईरान पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता रहा है कि वो तालिबान को सपोर्ट करते रहे, और लेटर पीरियड में ईरान ने बाकायदा तालिबान को सपोर्ट किया था। और उन्होंने इंडिया के साथ, चूंकि इंडिया के गुल साहब ठीक कह रहे हैं कि उन इंडिया के इसराइल के साथ रिलेशनशिप है, इसलिए इंडिया से वो डिस्टेंस रखना चाहते हैं। लेकिन सर एक सवाल जो एड्रेस नहीं किया गया, वेदर वी यू एग्री विद मारवी साहिबा और इस तरह के लिबरल्स, जो इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है खास, और नॉट, उन्होंने ये जो कहा ना, जो आउटफॉल है, जब अगर आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान में जो आउटफॉल है वो बड़ा एक्सट्रीम है। इस सवाल को हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया आज। देखिए, आउटफॉल का मतलब है कि अफगानिस्तान में आप छेड़े नहीं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आते हैं तो उसको तालिबान को आने दें, और अफगानिस्तान में इस वक्त तकरीबन 78% एरिया पे तालिबान का कंट्रोल है। ठीक है। काबुल शहर के अंदर भी उनका कंट्रोल मुकम्मल तौर पे है, एक रेड एरिया है जिसके अंदर वो मौजूद है। जो जिस तरह की गवर्नमेंट चाहता है उस तरह की गवर्नमेंट, ये चाहते हैं कि लिबरल, तो वहां लिबरल आते हैं तो लिबरल आने दो, वहां तालिबान आते हैं तो तालिबान आने दो। ये लोगों का बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, जैसी गवर्नमेंट वो आती है वो आए। मारवी सरवर साहब, आप एटलीस्ट ये हक मानती हैं लोगों का, अफगानिस्तान के लोग अगर तालिबान को दोबारा इलेक्ट कर ले तो फिर हमें भी उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जी देखिए तालिबान तो इलेक्शन वगैरह को तो मानते नहीं है, वो तो ना प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना वो तो एक और किस्म की हुकूमत को मानते हैं जिसको वो खुद ही, जो उन्हीं को सिस्टम मालूम है। दूसरी बात यह है कि हमें तो कोई हक नहीं है। अफगानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और अफगानिस्तान की सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। अफगानिस्तान के अंदर कैसी भी हुकूमत आए, हक बन जाता है ना जब आपको पता हो कि हमारा बॉर्डर जो है बड़ा वायबल है, उनके साथ हमें पता हो कि हम एक हॉस्टाइल कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकते अफगानिस्तान की सूरत में, तो फिर रियल पॉलिटिक्स के तराजुर में हक ना हक तो बन जाता है ना मारवी साहिबा। नहीं, हक तो नहीं बनता ना भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप कामरान साहब। आप देखिए आपका किसी की सॉवरेंटी को भी वायलेट करने का हक नहीं बनता है। हाँ, आपके इंटरेस्ट में है कि एक पीसफुल अफगानिस्तान हो और आप चाहते हैं कि एक फ्रेंडली अफगानिस्तान भी हो, तो भाई मेहनत कीजिए ना। जो भी हुकूमत वहां पर मुंतखब हो, जो भी वहां के अवाम को अमेरिका का हक बनता है तो इराक में आके हमला करे, अमेरिका का हक बनता है कि अफगानिस्तान में आके हमला करे, बॉर्डरिंग कंट्री ना हो, उसका सॉवरेंटी, उसको ये कहते हैं कि वो हक हासिल है। अमेरिका का कहता है कि 1961 में कैनेडी पूरी रात खड़ा रहे और क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस के अंदर पूरी रात कहे कि हम क्यूबा नहीं चाहते क्योंकि हमारे पड़ोस में नहीं होना चाहिए। ये तो हक यूनिवर्सली एक्नॉलेज हक है, ठीक है। चूंकि ये मुसलमान है, चूंकि इनकी दाढ़ी है, चूंकि ये नमाज पढ़ते हैं, इनका हक नहीं है भाई। अच्छा, अब इनकी मालूमात का इनकी मालूमात का ये आलम है कि ये नेटो की फोर्सेज है भाई, और क्यों आई थी? अगर तालिबान ने मिलकर अग्रेसर है तो अग्रेसर है,
अगर 50 मुल्क भी मिलके कहें कि हम किसी एक आदमी का हक मारना चाहते हैं तो ठीक है, एक जालिम मिनट, है। मैं हमीद गुल साहब को आपने लूंगा। यूएन का चार्टर हमीद गुल कबूल साहब, किया हुआ है आप भाई। UN भी आप डाला कहते हैं कि हम है, यूएन को नहीं एक मानते। मिनट। आप भाई बोलते साहब, हैं एक यूएन को नहीं मिनट। मानते। हमीद गुल निकल साहब, जाए आप बाहर। इस आर्गुमेंट आपने से यूएन के चार्टर एग्री को करते हैं तस्लीम किया है, आपने उस पे कि साइन इस किए हुए। खित्ते की कामरान साहब स्टेबिलिटी के लिए सुनिए। जरूरी है कि पुरानी हिस्ट्री दोहराई ना जाए और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में बिल्कुल इंटरफेरेंस ना करे। अफगानिस्तान चाहे इंडिया से मेल मिलाप करे, चाइना से करे, जिसे चाहे करे, ईरान से करे, हमें जो है वो बिल्कुल, न्यूट्रल वो रहना आपकी चाहिए। कोई मनकूहा बीवी थोड़ा ही है, वो आपकी मनकूहा थोड़ा ही है। और वो कि कह रहे हैं आपकी ईरान से भी मनकूहा divorce बीवी ले ले, थोड़ी है इंडिया से भी ले ले, और अफगानिस्तान। आप माधवी साहबा कह रही हैं जी। नहीं, हमें बिल्कुल जो वक्त है उसमें जो हमारे हक में जा रहे हैं मामलात सारे, जो करंट ऑफ हिस्ट्री है वो हमारी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसलिए हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम इंटरफेयर करेंगे ईरान को भी वो हक मिलेगा, फिर कोई और भी, इंडिया को अलबत्ता हक नहीं क्योंकि वो बॉर्डर पे नहीं है, बाकी 6 ममालिक जो बॉर्डर के ऊपर है फिर वो कहेंगे कि हमें भी ये हक है। अलबत्ता ये जो कहना है कि जी वहां पे क्योंकि तालिबान ये करेंगे वो तो इलेक्शन में बिलीव नहीं करते, तो चाइना कौन सा इलेक्शन में बिलीव करता है? उसको तो आप उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो पोलिटिकल तो ना रखे ना। प्लूरलिज्म को रेजिस्ट ना करते रखे। आए हैं, वो प्लूरलिज्म नहीं वहां से आपको चाहते। पैसे मिलते हैं इसलिए अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो बात यह है कि अफगानिस्तान का मसला हल होने जा रहा है और जो बैटल के ऊपर फैसले हो जाते हैं, राइट। इस किस्म की सर, ये आपने आर्गुमेंट बड़ा वैलिड दिया। लेट मी प्रोसीड इट। जंग में एक फैसला होने जा रहा है, तो वो उस फैसले को करें, कबूल करें। जो भी ठीक। फैसला है वो अफगान कौम का फैसला है, वो अपने मामलात को खुद दुरुस्त कर लेंगे और वो सही है। आपस में लड़ते भी हैं, राइट, उसके राइट, बाद राइट। वो सुलह भी कर लेते हैं। बिल्कुल। माधवी साहबा, लास्ट 30 सेकंड, देन और मकबूल जान साहब और हमीद गुल से लूंगा लास्ट 30 सेकंड कमेंट जी। मैं एक तो जनरल हमीद गुल साहब ने जो मेरी तस्वीर फरमाई थी, मैंने गुलबदीन हिकमत यार का नाम एक जेनेरिक उसके तौर पर इस्तेमाल किया था। वो यकीनन यूनुस खालिद थे नहीं, जो व्हाइट हाउस में मौजूद थे, जिसको पाकिस्तान के अखबारों ने और जिसकी इन्होंने बहुत ये जो औरिया मकबूल जान साहब इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, इन लोगों ने बहुत नहीं, आपकी मालूमात पे मुस्कुरा रहा हूं और कुछ नहीं है। आपके इल्म पे मुस्कुरा रहा हूं। हाँ बिल्कुल जी। वो मुस्कुराएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें नई होंगी। नहीं, तो मेरे लिए नहीं जलालुद्दीन है। हकानी जो है आप मेरे प्लीज मुझे टोके मत आप। जलालुद्दीन हकानी का नाम इन्होंने कहा जी ये वो हैं, हालांकि वो यूनुस खालिद थे। जलालुद्दीन हकानी तो गालिबन अमेरिका गए भी नहीं कभी। तो उस वक्त ये जो इन्होंने कोट किया, इन्होंने रेगन का जो कोट, इन्होंने रेगन का जो कोट, सर, मैं बुनियादी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान देखिए मेरा टाइम तो आपने औरिया मकबूल जान को दे दिया, फिर आप उसी को दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। मेरा टाइम तो उन्होंने नहीं लिया। मुझे आप मेरी बात कंप्लीट करने दें। देखिए जनरल हमीद गुल ने जो कोट किया है किताब चार्ली विल्सन को, चार्ली विल्सन ने इनके बारे में जो कहा था, मैं वो यहाँ पे बोल भी नहीं सकती। दूसरी मुल्ला ज़ईफ की किताब भी पढ़ लीजिए, जिसमें उसने पाकिस्तान के बारे में क्या क्या खुराफात नहीं बकी हैं, और ये वो तालिबान का आपको मेरी आवाज आ रही यहाँ पे। ये आ रही है सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग लास्ट 30 सेकंड्स? ये बस ये देखें, जो फैसला तो होगा वो तो फैसला तो हो चुका, टेक्निकली वो फैसला हो गया, अभी बाकी ठीक है। आएगा। बाकी आखिर में लफ्ज ये मैं कहूंगा कि ये गुस्सा ना करें मारवी साहिबा, इनको ये मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं ये। अच्छा, चले, आपकी बात में बहुत मुस्कुराई है और ये मकबूल जान से मैं तो बेहतर है कि जब मुस्कुराते एंड करते हैं अमेरिका जब जाता है, जब उस वक्त जाता है तो उसके बाद चैन और अमन और सुकून आ जाता है। वियतनाम, कंबोडिया में इसलिए आप खुश हैं बहुत। हम भी अमन में होंगे। प्रोग्राम खत्म हो गया।